कि भैया ऐसा है, अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस है, एंड उसके अंदर अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती है तो कोर्ट फीस कितनी पे करनी होगी? 2 रुपए। इस केसेस के अंदर अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती है तो कोर्ट फीस कितनी होगी? 2 रुपए। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि रिटर्न रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट पर कोर्ट फीस कितनी होगी? 2 रुपए। कोई भी डाउट इस बात को, इतनी सी बात इसमें ध्यान रख लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोबारा बता देता हूं, एक बार ध्यान देना इस पे। वैसे तो ये बहुत लंबी सी अजीब सी बात बोली है इन्होंने कि भैया अगर पहले कोर्ट फीस पे कर दी गई है तो दोबारा ये वो, अपने बस ऐसे पढ़ लेना कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? डिफेंडेंट द्वारा फाइल किया गया रिप्लाई, डिफेंडेंट जो रिप्लाई फाइल करता है। तो ये कहता है भाई अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला केस है, नॉन कॉग्निजेबल मतलब जिसमें पुलिस वाला आपको बिना अरेस्ट के बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, ये केस है। उस केस के अंदर, ये तीनों में से कोई भी केस हो, उसके अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट मतलब जो डिफेंडेंट अपना रिप्लाई फाइल करेगा या फिर जो भी ऑपोजिट पार्टी है जो अपना रिप्लाई फाइल करेगी, उसको कितना कोर्ट फीस देना होगा? 2 रुपए। कितना कोर्ट फीस? 2 रुपए। बस इतना पढ़ना है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सेक्शन 18 के हिसाब से जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होता है उस पर कितना कोर्ट फीस होगा, या फिर सेक्शन 18 के अंदर जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर जब ऑपोजिट पार्टी अपना क्या कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करती है तो उसको कितना कोर्ट फीस देना होगा। बस इतना सही। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका अगला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 19। सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 सिंपल सी बात बोलता है कि भाई, सेक्शन 19 इतनी सी बात बोलता है कि किन किन डॉक्यूमेंट पर फीस नहीं पे करनी है। नो फी ऑन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अपने पास इसके अंदर जितनी ट्रिक है आपको वो ट्रिक बता देंगे। पहला, इसमें अपने को लिस्ट ही याद करनी है। पहला ट्रिक जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं, बंगाल में चौकीदार से शादी करने पर पैसा मिलेगा इन कंपेंसेशन। क्या मिलेगा? पैसा। कि भाई अगर कोई भी पर्सन बंगाल में, वेस्ट बंगाल में चौकीदार से शादी करता है तो उसे पैसा मिलेगा कंपेंसेशन में। पहली ट्रिक। अब इसमें देख लेना क्या क्या हुआ। पहली ट्रिक, बंगाल से हम क्या बनाएंगे? बंगाल से हम बनाएंगे बंगाल एक्ट। बंगाल एक्ट है सिंपल, ठीक है, बंगाल एक्ट। चौकीदार से हम क्या बनाएंगे? वहां से भी है चौकीदार एक्ट, ठीक है। उसके बाद शादी, शादी के अंदर अपना मैरिज का एक्ट बनेगा, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। वैसे तो इंडियन क्रिश्चियन है, अपने ऐसे याद रख लेना बस, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ठीक है। फिर अपने आ जाइए, शादी हो गया। पैसा, पैसे के अंदर आपने आ जाइए मनी बाय गवर्नमेंट। ये क्या होता है देखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, मनी ड्यू टू गवर्नमेंट, ठीक है। कंपनसेशन, कंपनसेशन में हम बोलते हैं कंपनसेशन अंडर
लैंड एक्विजिशन। अब ध्यान देना, पहला बंगाल, ये कहता है कि भाई एक बहुत ये पुराने हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं, बट फिर भी ध्यान रख लेना। ये कहता है कि भाई अगर आप बंगाल एक्ट के अंदर, कोई होता होगा एक्ट पुराना, अब तो है ही नहीं ऐसे, अगर इस एक्ट के अंदर आप कोई पिटीशन फाइल करते हो, कोई भी केस फाइल करते हो, कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हो, आपको उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं पे करना। अभी अपने इसको डिटेल में भी लिख देंगे। चौकीदार एक्ट, चौकीदार एक्ट होता है, मान लो चौकीदार एक्ट होता है जैसे अपने आजकल म्युनिसिपल टैक्स होता है ना, वैसे ही चौकीदार एक्ट होता है। तो म्युनिसिपल टैक्स बोल दो आप, चाहे लोकल टैक्स बोल दो। इसके अंदर आप कोई भी अगर अपील फाइल करते हो, ध्यान देना अपील, बंगाल एक्ट में अगर आप कोई केस फाइल करते हो, चौकीदार एक्ट में जब आप अपील फाइल करते हो, ठीक है। फिर आप आ जाइए क्रिश्चियन एक्ट, इसमें भी वही है, अगर आप कोई केस फाइल करते हो, पेटिशन, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में आप पेटिशन फाइल करते हो किसी भी चीज की, कि शादी हमारी वैलिड है, शादी हमारी इनवैलिड है, कोई डिस्प्यूट कुछ भी। मनी ड्यू टू गवर्नमेंट मतलब ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए आपने सरकार से कोई पैसा लेना है, फॉर एग्जाम्पल भाई लेट्स टेक इट एज, ऐसे ले लेते हैं भाई, आपने सरकार को लोन दिया, पैसा दिया कर्जे पे, अब आपने वो पैसा लेना है, आप उसके लिए एप्लीकेशन डालते हैं, उसके लिए पेटिशन डालते हैं, उसके ऊपर कोई कोर्ट फीस नहीं होगी। कंपेंसेशन अंडर लैंड एक्विजिशन मतलब कि भाई आपकी सरकार ने आपकी जमीन एक्वायर की, तो आप कह रहे हो भैया मेरे को कंपेंसेशन दो, तो आप उसके लिए केस फाइल करते हो, पेटिशन फाइल करते हो। तो अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, पहला ट्रिक, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके ऊपर हमको कोर्ट फीस नहीं पे करनी है। पहला, बंगाल, पहली ट्रिक क्या है, बंगाल में चौकीदार से शादी करने पर पैसा मिलेगा। पहली ट्रिक, बंगाल एक्ट के अंदर जो भी पिटीशन फाइल होगी, चौकीदार एक्ट के अंदर जो भी अपील, एक यही है सिर्फ अपील वाला। इंडियन शादी मतलब क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन नॉर्मल हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर जो भी पिटीशन फाइल होगी। पैसा मतलब आपने गवर्नमेंट से पैसा लेना है, उसके लिए आप कोई एप्लीकेशन डालते हो, कोई केस डालते हो। आपने, आपकी जमीन एक्वायर हुई है, उसके कंपेंसेशन के लिए आप पिटीशन फाइल करते हो, आपके कोर्ट फीस नहीं लगेगा। कोई भी डाउट इसके अंदर? फिर अपने अगली ट्रिक पे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी ट्रिक। अब हम आते हैं पंजाब से सीधा बंगाल में, ओ सॉरी, बंगाल से सीधा पंजाब में। दूसरा, बंगाल हमारा हो गया, अब आ जाइए पंजाब में। PBTC विच मीन्स, सॉरी, PBTC विच मीन्स पंजाब। पंजाब को हम अगर पंजाब जैसे राजस्थान को लिखा जाता है RJ, मध्य प्रदेश को लिखा जाता है MP, छत्तीसगढ़ को CG, वैसे पंजाब को लिखा जाता है PB। ठीक है, तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, कंपनी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी विच मीन्स PBTC। अब आ जाइए, P से हमारा क्या है, P से है प्रिजनर, B से क्या है बेल, T से क्या है टिम्बर, क्या ट्री, T से लिख दो ट्री। C से क्या है, C से आ गया आपका ये हाँ ठीक है, कंप्लेन लिख दो, एक ही बात है, कंप्लेंट। अब ध्यान देना, प्रिजनर, अगर कोई भी बंदा जेल में बंद है, कोई भी बंदा कस्टडी में है, वो अगर किसी भी चीज की पेटिशन डालता है, जेल में जो बंदा बंद है, ये क्या है, पेटिशन, एक मिनट, ये क्या है, पेटिशन, कोई भी किसी भी चीज की एप्लीकेशन केस बाय प्रिजनर, वो बंदा जो जेल में बंद है, या वो बंदा जो किसी भी तरह की कस्टडी में है।
बेल में क्या बोला गया है कि आप अगर बेल बॉन्ड जो अपने अभी सीआरपीसी में डालते हैं ना, बेल बॉन्ड, बॉन्ड, ये सब चीजें जो अपने फाइल करते हैं, ये सब अपने मान लीजिए कोर्ट में देते हैं, कोर्ट आपको इस पे कभी कोर्ट फीस नहीं लेगा, इस पे कभी भी कोर्ट फीस नहीं होगा। ट्री, आप अगर एप्लीकेशन डालते हो फॉर परमिशन टू कट ट्री इन फॉरेस्ट एरिया, कोई जंगली एरिया है, उसमें आप कोई पेड़ काटने की, सिंपल याद रखना, पेड़ काटने की जब आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन डालते हो आपको कोर्ट फीस नहीं लगेगी। अब आ जाइए कंप्लेंट, कंप्लेंट बाय पब्लिक सर्वेंट। अब ध्यान देना, ये क्या है जी, कितने पॉइंट बनते हैं। पहला, प्रिजनर, कोई भी पेटिशन, कोई भी एप्लीकेशन, जो बंदा जेल में बंद है, जो बंदा कस्टडी में है, बेल बॉन्ड, बॉन्ड, इन पे कभी आपसे कोर्ट फीस नहीं लिया जाएगा। आप पेड़ काटने की परमिशन डाल रहे हो, उस पे कभी भी कोर्ट फीस नहीं लिया जाएगा। जो सरकारी ऑफिसर है, बीइंग अ सरकारी ऑफिसर, ऐसा नहीं पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप जज हो, एज ए जज आप कंप्लेंट कर रहे हो कि एक बंदे ने मेरी कोर्ट में क्राइम किया है, तो वो क्या है, सरकार ही तो कंप्लेंट कर रही है, तो सरकार से किस बात की कोर्ट फीस लोगे। अल्टीमेटली कोर्ट फीस जाती तो सरकार को ही है, तो सरकार से ही पैसा लेकर वापस सरकार को ही देना है, तो उस पे कोर्ट फीस लो ही मत। हाँ जी, इस पर कोई भी डाउट। दूसरी ट्रिक, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पीबीटीसी, प्रिजनर बेल ट्री कंप्लेंट। ये याद रखना है अपने को, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, अपने को अच्छे से याद करना है। यस, कोई भी डाउट। पीबीटीसी, हाँ, पब्लिक सर्वेंट मतलब कि मान लो आप जज हो और एज ए जज कंप्लेंट कर रहे हो। ये नहीं है कि आप जज बन गए और उसके बाद अगर मान लो आप पर्सनल केस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जज बन गए, मैंने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ओके, और आप मेरे ऊपर केस कर रहे हो, तो यहां पर तो आपका और मेरा विवाद है, जज का विवाद थोड़ी है। ऐसा नहीं कि जज केस करेगा तो नहीं, एज ए जज, बीइंग अ जज आप केस कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मेरी कोर्ट में किसी बंदे ने क्राइम किया है, आप ये कह रहे हो कि मेरी कोर्ट में फ्रॉड हुआ है, तो आप एज ए जज कंप्लेंट कर रहे हो, आप सरकार के बिहाफ पे कंप्लेंट कर रहे हो। तो हम बोलते हैं कि पब्लिक सर्वेंट जो एज ए पब्लिक सर्वेंट जो कंप्लेंट की जा रही है, सरकार के बिहाफ पे जब पब्लिक सर्वेंट एक्ट करता है वो। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे पे, तीसरा पार्ट, इसकी तीसरी कैटेगरी कहां गया, तीसरी कैटेगरी में आता है पी वी सी। ध्यान देना, पी से बनता है पंचायत, पी से क्या है, पंचायत, पंचायत। वी से बनता है विलेज कोर्ट, विलेज मुंसिफ बोल दो, विलेज कोर्ट बोल दो, एक ही बात है। सी से बनता है कलेक्टर, क्या, कलेक्टर। अब ध्यान देना, आप कोई भी केस फाइल करो, डिस्ट्रिक्ट पहले हुआ करती थी, ये ना पुराने हैं, मतलब विलेज कोर्ट ये सब अब नहीं है, ठीक है, मद्रास रेगुलेशन एक्ट अब सब रहे नहीं। पंचायत, आप कोई भी केस फाइल कर रहे हो, प्लेंट बोल दो, पेटिशन बोल दो, अगर आप फाइल कर रहे हो इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत, सिंपल था सिस्टम कि भैया डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कुछ भी है, कुछ भी, प्लेंट, पेटिशन, प्रोसेस, हम जो पढ़ेंगे ना कि इन इन चीजों पे कोर्ट फीस है, कुछ भी हो उस पे कोर्ट फीस नहीं होगा।
विलेज कोर्ट के अंदर आप कोई भी केस फाइल कर रहे हो, प्लेंट फाइल कर रहे हो, कोई कोर्ट फीस नहीं होगा। आप कलेक्टर के सामने कोई भी प्लेंट फाइल कर रहे हो अंडर जो एक्ट लगता था उस समय, अंडर मद्रास रेगुलेशन एक्ट, मद्रास रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट फाइल कर रहे हो कोर्ट में कलेक्टर के सामने अंडर मद्रास एक्ट, ऐसे नहीं है हर, अंडर मद्रास एक्ट, उसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती थी। ये 3 हुए। ओके, अब आ जाइए अगले पे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब आ जाइए पहले अगले पे, चौथा। कहां गया, 1 मिनट यार। चौथा डब्ल्यू, चौथा यही याद रखना, डब्ल्यू। डब्ल्यू पे कई चीजें हैं। डब्ल्यू, विल, विल को एक दूसरा नाम भी बोला जाता है, वो बता दूंगा। विल वाटर रिटर्न स्टेटमेंट, क्या है? विल वाटर रिटर्न स्टेटमेंट। अब ध्यान देना, हम ना अभी आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई ऐसा है कि जो ये विल होती है, जो ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल सी कहानी में बाल देता हूं कि मान लीजिए मेरे दादा गए तो वो मेरे नाम पे विल लिख गए, तो वो विल को भी एग्जीक्यूट करवाना होता है। मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट को बोलूंगा कि ये मेरे दादा की विल है, इसको इसके हिसाब से इसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो एक तरह से मैं भी उसमें एप्लीकेशन डालता हूं कि विल को एग्जीक्यूट किया जाए, तो वहां पर मुझे कोर्ट फीस देनी होती है विल के केस में। तो यहां बोला गया है अगर विल में जो प्रॉपर्टी है ना, जो प्रॉपर्टी है वो कितने रुपए की है? 1000 रुपए की, ₹1000 तक की। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर एप्लीकेशन डाल रहा हूं, कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगा। मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूं कि को एप्लीकेशन डाल रहा हूं, या सरकारी ऑफिस में एप्लीकेशन डाल रहा हूं फॉर सप्लाई ऑफ वाटर, इस पे कोई कोर्ट फीस नहीं होगा। मैं रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा हूं, रिटर्न स्टेटमेंट अभी अपने ने पढ़ा था ना, ध्यान देना एक बार इस टॉपिक पे। मैं रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा हूं, उस पे कोई कोर्ट फीस नहीं होगा, नो कोर्ट फीस। बट कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? आफ्टर फर्स्ट हियरिंग। आफ्टर फर्स्ट हियरिंग, प्रक्रिया बता देता हूं भैया। रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा फर्स्ट हियरिंग पे फाइल हो जाती है। इसका भी वही मोटा मोटी कहानी है जो अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ना, कि यार अगर आप पहले ही रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर चुके हो, क्योंकि फर्स्ट हियरिंग में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती है, उसके बिना केस ही नहीं चलता। अगर पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करती ना, तो केस ही डिसमिस हो जाता है। तो फर्स्ट हियरिंग में ही रिटर्न स्टेटमेंट हो चुकी होती है। तो ये कहना चाहता है कि भाई वो पहले रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर चुका है, उस पे वो कोर्ट फीस पे कर चुका होगा। आप उससे दोबारा कोई रिटर्न स्टेटमेंट ले रहे हो, इस पे कोई कोर्ट फीस नहीं होगी, नो कोर्ट फीस। तो जो हमने पहले इन डिटेल बात पढ़ी थी ना रिटर्न स्टेटमेंट वाली, कि भाई अगर बंदा पहले कोर्ट फीस पे पैसा पे कर चुका है तो दोबारा नहीं पे करेगा, तो दोबारा नहीं पे करेगा। और अगर उसने पहले नहीं पे किया है, तो अगर आप उससे दोबारा वाली मतलब जो दूसरी रिटर्न स्टेटमेंट पे पैसा ले रहे हो, तो कितना रुपए लोगे? 2 रुपए। कितना दोगे? 2 रुपए। ये वो बात बोलना चाहता है। क्या है ये? इसको लिख देता हूं मैं ऐसे। पहले रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट फीस पेड, उस केस में नो कोर्ट फीस ऑन नेक्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब आ जाइए अगला पॉइंट, जस्ट अ मिनट। हाँ, दूसरा पॉइंट, पहले रिटर्न स्टेटमेंट पर नो कोर्ट फीस पेड। तो यहां क्या है? कोर्ट फी ₹2 ऑन नेक्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट। हालांकि बहुत रेयर ऐसा होता है, बट ऐसा हो सकता है। विलेज कोर्ट अब नहीं है, अब नहीं है ये सब चीजें। ये जो अपने ने अभी थोड़ी देर पहले ये जो बातें पढ़ी ना, ये वाली डिस्ट्रिक्ट पंचायत, विलेज कोर्ट, कलेक्टर को जो अंदर मद्रास रेगुलेशन, ये सब खत्म हो गए हैं, ये सब नहीं है अब। ठीक है,
ये तो ठीक है, 1870 का एक्ट है तो अभी तक लिखा जा रहा है इसके अंदर। ओके, अब इसमें ध्यान दे देना, डब्ल्यू से क्या है, विल। विल की एग्जीक्यूशन के लिए मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूं और प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, 1000 रुपए तक, कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी। पानी सप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन डाल रहा हूं, कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें मैं पहले मैं फाइल कर चुका हूं, या मैं बोलूं रिटर्न स्टेटमेंट आफ्टर फर्स्ट हियरिंग पे फाइल कर रहा हूं, तब कोई कोर्ट फीस नहीं होगी, कोई कोर्ट फीस नहीं होगी। दिस इज नंबर 4। अब आ जाइए नंबर 5, छोटा सा है नंबर 5, जिसके अंदर छोटी मोटी बातें हैं, लिख लेना। एक, लैंड रेवेन्यू, क्या है, लैंड रेवेन्यू। दूसरा, पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी। अब ध्यान देना, अगर मैं कोई भी लैंड रेवेन्यू को लेकर एप्लीकेशन डालता हूं टू कलेक्टर, अरे एक मिनट, एप्लीकेशन टू कलेक्टर, भाई मान लो कि सर मेरे को मेरा पैसा वापस दो, मैंने ज्यादा पैसा पे कर दिया, या कोई भी डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू, जो मैंने लैंड पे टैक्स पे किया है, मैं उसको लेकर अगर मान लीजिए पेटिशन डालता हूं टू कलेक्टर या किसी भी चीज को, तो वहां पर कोर्ट फीस नहीं लगेगा। पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी क्या है, मान लीजिए मुझे कोई परमिशन देता है, पावर ऑफ अटर्नी का यह मतलब होता है कि परमिशन टू फाइल सूट और डिफेंड। यहां पर यह मतलब है कि मुझे किसी ने ऑथराइज कर दिया कि मैं उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकता हूं या डिफेंड कर सकता हूं, तो ऑब्वियस है कि मैं ये पहले ये परमिशन वाली ये परमिशन वाली जो एप्लीकेशन है, ये मैं पहले कोर्ट में फाइल करूंगा कि सर मुझे परमिशन मिली है। तो पावर ऑफ अटर्नी पर भी कोर्ट फीस पे करनी होती है, पे करनी होती है। पर यहां बोला गया है अगर जो पावर ऑफ अटर्नी है वो है बाय आर्म्ड फोर्स मेंबर, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स का जो मेंबर है उसने दी है, उसने दी है, तो उस केस में नो कोर्ट फीस। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि भैया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वालों को छुट्टी बहुत कम मिलती है। उनको छुट्टी ऐसा नहीं है कि केस फाइल करना है तो छुट्टी भी दे दी जाती है, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम मिलती है छुट्टी। तो इसीलिए उनको एक तरह से सुविधा दी गई है कि भाई अगर आप खुद नहीं आ सकते हो तो आप किसी को ऑथोराइज कर सकते हो कि वो आपके बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है या फिर केस डिफेंड कर सकता है। ठीक है, तो वहां पर अगर वो पावर ऑफ अटर्नी वाली पर एप्लीकेशन डालता है कोर्ट के अंदर, तो उसको कोई कोर्ट फीस नहीं पे करनी होगी। ध्यान देना। पहला, किन किन डॉक्यूमेंट पे फीस नहीं है, पहला ये ध्यान रख लेना, बंगाल में चौकीदार से शादी करने पर पैसा मिलेगा इन कंपनसेशन। पंजाब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसमें 4 वर्ड हैं, PBTC अल्फाबेट। PVC डिस्ट्रिक्ट पंचायत, विलेज कोर्ट, कलेक्टर को जो भी आप एप्लीकेशन डालते हो। W में विल, वाटर, रिटर्न स्टेटमेंट। इन टोटल कितने हैं, इन टोटल अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये 4 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 और 2 17। ये 17 वो डॉक्यूमेंट है जिन पर कोर्ट फीस नहीं लगती है। बहुत अच्छे से याद करना है, कहीं से भी इसको छोड़ना मत, इस सेक्शन को, सेक्शन 7 और सेक्शन आपका ये जो है 19, कहीं से भी छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कोई भी डाउट इस चीज को लेकर। ठीक है, अब आ जाइए नया टॉपिक। हम लोअर कोर्ट का टॉपिक पढ़ चुके हैं, हम हाई कोर्ट का टॉपिक पढ़ चुके हैं, दोबारा बोल रहा हूं। कोर्ट फीस एक्ट आपका बहुत इजी एक्ट है, बस कंडीशन ये है कि आप इसको समझने पे ध्यान दें, इसकी बहुत ज्यादा लैंग्वेज पर मत जाइए, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज है उसमें कई ऐसी बातें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, तो हाई कोर्ट हो गया, कोर्ट फीस लोअर कोर्ट हो गया। अब आ जाइए, दो चीजें पढ़ेंगे अपने। एक, प्रोसेस इशू पर जो कोर्ट फीस लगती है, विच मीन्स सम्मन इशू होता है जब, अरेस्ट वारंट जब इशू होता है,
तो उस पर कोर्ट फीस लेती है। उस पर कोर्ट क्या लेती है? फीस, कि भैया इतना फीस दो, इतना हमारा खर्चा आएगा सामने वाले को सम्मन भिजवाने का, सामने वाले को अरेस्ट करके लाने का। तो उसको भी हम बोलते हैं कि भाई कोर्ट फीस एक्ट के अंदर उस चीज पर भी फीस की बात भी की गई है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस फी। प्रोसेस फी, प्रोसेस फी मतलब सम्मन पे, अरेस्ट वारंट पर जो फीस ली जाती है। यहां पर हमारे लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है। एक, कौन से सेक्शन से लेकर कौन से सेक्शन तक प्रोसेस फीस के बारे में बात है, तो ध्यान रख लेना। वैसे तो है, कहां गया, सेक्शन 20 से लेकर 23, 24 है नहीं, डिलीट हो गया, ओमिट बोल दो या डिलीट हो गया। अब हमको इसमें जो बातें ध्यान रखनी है, इसमें हमारे लिए सेक्शन इंडेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक ध्यान रखना। किसके पास पावर है टू मेक रूल एज टू प्रोसेस फी, विच मीन्स कि भाई कितने अमाउंट ऑफ फीस ली जाएगी, फीस कैसे रिकवर की जाएगी, फीस कौन लेगा, जितनी भी बातें हैं। और चाहे कोई भी कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के अंदर जो प्रोसेस फी ली जाएगी, किसके पास पावर है? तो ध्यान रखना, आंसर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर है। जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है ना, वो ये रूल बनाता है कि लोअर कोर्ट में अगर सम्मन इश्यू होता है तो कितनी फीस ली जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है तो ये अपील के दौरान कितनी फीस ली जाएगी। इवन हाई कोर्ट में भी सम्मन इश्यू होता है तब कोर्ट कितनी प्रोसेस फी ली जाएगी, तब भी हाई कोर्ट के पास पावर है टू मेक रूल। एक चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, जो भी रूल बनाया जाएगा, रूल शैल बी कंफर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंफर्म होना चाहिए जो भी रूल बनाया जाएगा, तभी वो लागू होगा। अगर वो कंफर्म नहीं है तो फिर वो लागू नहीं होगा। तो हम क्या बोलते हैं, किसके पास पावर है टू मेक रूल एज टू प्रोसेस फी? हम बोलते हैं हाई कोर्ट इन कंफर्मेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। कि भाई वैसे तो पावर हाई कोर्ट के पास है, पर वो कंफर्म होना चाहिए रूल बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक चीज। दूसरा क्वेश्चन, जो ये सम्मन इश्यू होते हैं ना, या अरेस्ट वारंट इश्यू होते हैं, तो ये लेकर कौन जाता है? पियोन। सम्मन कौन लेके जाता है? कोर्ट के पियोन, कोर्ट का स्टाफ। अरेस्ट वारंट, चलो अरेस्ट तो मानते हैं पुलिस वाला करता है, पर थाने में अरेस्ट वारंट को कौन लेकर जाता है? कोर्ट का स्टाफ। इस चीज के लिए ना स्टाफ रखे जाते हैं। तो बात उठती है कि भाई मान लो जो सम्मन या प्रोसेस इश्यू होते हैं, नंबर ऑफ स्टाफ, या बोल दीजिए अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ फॉर इश्यू ऑफ प्रोसेस या सर्विस ऑफ प्रोसेस, कि जो सम्मन भेजा जा रहा है, जो अरेस्ट वारंट भेजा जा रहा है, उसको सर्व करने के लिए जो स्टाफ चाहिए वो कौन अपॉइंट करता है? तो ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बंदा होता है। और अगर बात करें हम रेवेन्यू कोर्ट की, जो रेवेन्यू कोर्ट हमारे जैसे आपके होता है तहसीलदार, वो तहसीलदार की कोर्ट बोल दो, एसडीएम की कोर्ट बोल दो, ये रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर होती है, कहा गया, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। और रेवेन्यू कोर्ट में पावर होती है कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कोर्ट जिस जिले की है ना, उसके पास। इन शॉर्ट, जो जिले के हेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में कलेक्टर होता है, जुडिशरी लेवल में डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज। तो कोर्ट के लिए अपॉइंट करना है तो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेगा, और अगर मान लीजिए रेवेन्यू कोर्ट है या फिर स्टाफ, ये अपने सरकारी ऑफिस के लिए अपॉइंट करना है तो कलेक्टर अपॉइंट करेगा। तो ध्यान दे देना, इतना ही पढ़ना है प्रोसेस फी के अंदर, कि भैया किसके पास पावर है टू मेक रूल एज टू प्रोसेस फीस। प्रोसेस फीस को लेकर पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। प्रोसेस फीस वाले पर्पस के लिए, मान लीजिए सम्मन सर्व करने के लिए स्टाफ अपॉइंट करना है, तो कौन अपॉइंट करेगा? तो डिस्ट्रिक्ट, जो कोर्ट वाला लेवल है उसमें तो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करता है, और जो रेवेन्यू कोर्ट वाला लेवल है उसमें कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कोई भी डाउट इसको लेकर? बहुत छोटा सा, इतना ही पढ़ना है। इसके आने के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है, रूल मेकिंग पावर, कि प्रोसेस को लेकर रूल मेकिंग पावर किसके पास है। अब जो टॉपिक आएगा, विच इज
जो अपने फीस कलेक्ट होती है ना, वो कलेक्ट होने के तरीके क्या है, लेवी ऑफ फीस बोल दो या फिर कलेक्शन ऑफ फीस बोल दो, कि फीस कलेक्ट कैसे होगी, उसके क्या क्या तरीके हैं। यस, इसको लेकर कोई भी डाउट? हाँ जी, मतलब जैसे क्या होता है ना, जैसे लोअर कोर्ट है, आप डिस्ट्रिक्ट, आप मान लो लोअर जुडिशरी में जज बनोगे, तो आपके जज में स्टाफ होते हैं जिनका काम होता है कि आप जो सम्मन इश्यू करोगे ना, कि भैया इसको सम्मन देकर आओ कि इतनी तारीख को पेश होना है, तो आप स्टाफ को देते हो। कोर्ट में स्टाफ होते हैं इस चीज के लिए। अरेस्ट वारंट है तो कोर्ट में एक स्टाफ होता है इस चीज के लिए, जो उस अरेस्ट वारंट को थाने में लेकर जाता है कि ये अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ है फलाने आदमी का, आप उसको अरेस्ट करके लाइए। तो इन चीजों के लिए, सम्मन सर्व करने के लिए, अरेस्ट वारंट सर्व करने के लिए कोर्ट में स्टाफ रखे जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पियून। तो बात आती है भी कौन रखेगा, कितने होंगे, कौन अपॉइंट करेगा, तो यहां बोला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रिवेन्यू कोर्ट लेवल पे कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। वैसे तो देखो एग्जाम होता है, सच तो ये है एग्जाम होता है एक, ठीक है, एलडीसी यूडीसी लेवल का, ठीक है, पर कोर्ट फीस एक्ट में ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब आ जाइए आगे, अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ लेविंग फीस। सिंपल सा बोलो तो फीस कलेक्ट करने का तरीका, जो कोर्ट फीस है ना, वो कलेक्ट कैसे होगी, उसको हम कलेक्ट कैसे करेंगे। भाई अपने ये बोलते हैं इतनी कोर्ट फीस पे करनी होगी, उतनी कोर्ट फीस, तो कैसे लोगे आप, तो सिंपल है। पहले तो सेक्शन नंबर इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी ध्यान रख लेना, सेक्शन 25। सेक्शन 25 बोलता है भाई कोर्ट फीस कलेक्ट के दो ही तरीके हैं, मोड जो है वो दो ही है। एक, या तो आप स्टाम्प के थ्रू ले लो, कि सामने वाले को बोलो भैया स्टैम्प पेपर ले आओ उतने रुपए का, क्या ले आओ, स्टैम्प पेपर ले आओ उतने रुपए का, या फिर आप क्या करा लो, उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करवा लो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किसके खाते में, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में, टू स्टेट गवर्नमेंट। क्या तरीके हैं, एक में, दोनों में से कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई डॉक्यूमेंट पेश किया कोर्ट में, इस डॉक्यूमेंट पे फीस बनती है 10 रुपए, तो ये मुझे या तो ये बोल सकते हैं कि एक काम करो यार, 10 रुपए के स्टाम्प पे 10 रुपए का स्टाम्प इसके साथ अटैच कर दो, तो स्टाम्प पेपर नहीं आते जो यहाँ ऐसे करके वो बना, वो दे दो। या फिर एक काम करो, इस डॉक्यूमेंट पे आप 10 रुपए की टिकट लगा दो, टिकट आती है छोटी छोटी ऐसे करके टिकटें होती है, वो लगा दो, एक एक रुपए की 10 लगा दो या 10 रुपए की एक लगा दो ऐसे करके। या फिर आप एक काम करो, आप ये बैंक डिटेल है स्टेट गवर्नमेंट का, मान लो बैंक डिटेल है या फिर क्यूआर है, ठीक है, या फिर आप इसमें कर दो। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ऐसा या तो स्टाम्प के थ्रू हो जाता है या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, दो ही तरीके बनते हैं। इन दोनों तरीके से आप कोर्ट फीस पे कर सकते हो, या तो डायरेक्ट स्टाम्प के थ्रू या फिर बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। स्टाम्प दो तरीके की होती है, एक तो होती है एडहेसिव, एडहेसिव कहां गया, एडहेसिव, एक होती है इम्प्रेस्ड, विच मीन्स जो हम टिकट लगाते हैं ना, टिकट चिपकाते हैं, यो नॉर्मल मिल जाती है हमको पोस्ट ऑफिस से, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी सी टिकटें होती हैं, एक एक रुपए, दो दो रुपए, पांच पांच रुपए, दस दस रुपए टिकटें लगाते हैं हम। उसमें हम क्या करते हैं, उसी कागज पे वो टिकट चिपका देते हैं, वो तो होती है क्या, एडहेसिव। एक स्टाम्प का तरीका क्या होता है, इम्प्रेस्ड, मतलब हम स्टाम्प जो पेश करते हैं, ऐसे करके एक स्टाम्प होता है, उसमें यहाँ पर लिखा होता है फलाना 10 रुपए, ऐसे करके छपे होते हैं कुछ, दैट इज इम्प्रेस्ड। तो स्टाम्प कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। स्टाम्प होता है या तो एडहेसिव या फिर इम्प्रेस्ड। तो हम क्या बोलते हैं
कि भैया कोर्ट फीस आप दो में से एक तरीके से कलेक्ट कर सकते हो, या तो आप उसको बोल दो कि स्टाम्प दे दो, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि बैंक ट्रांसफर कर दो, या हम ये बोल सकते हैं कि जिसने कोर्ट फीस पे करनी है ना, वो चाहे तो स्टाम्प के थ्रू कोर्ट फीस पे कर सकता है, चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। अब बात आती है भाई स्टाम्प कैसे पे करेगा वो, अगर वो स्टाम्प वाले मोड में जाता है तो स्टाम्प वाले मोड में वो कैसे पे करेगा। स्टाम्प वाले मोड में वो दोनों में से कोई भी स्टाम्प ला सकता है, या तो एडहेसिव स्टैंप ला सकता है या इम्प्रेस्ड 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 वाली स्टैंप ला सकता है। एडहेसिव तो हो गया जो चिपकाने वाली होती है, टिकट जिसको हम बोलते हैं, और इम्प्रेस्ड वाली आती है जो छपी वाली होती है, छपी हुई स्टाम्प, जो हम स्टाम्प पेपर जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैम्प पेपर। तो स्टाम्प अगर पे करने का है तो स्टाम्प को पे करने का क्या मोड है उसका, अगर उसको स्टाम्प वाले मोड से पे करना है तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो एडहेसिव स्टैंप ला सकता है या इम्प्रेस्ड। इसको लेकर कोई भी डाउट? हाँ जी। देखो ऐसा होता है ना, जैसे कोर्ट फीस है, कोर्ट फीस बनी फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए, तो उसको 50 रुपए की टिकट लगानी है। अब एक एक रुपए की चाहे 50 लगा दो, चाहे 5-5 रुपए की 10 लगा दो, चाहे 10-10 रुपए की 5 लगा दो, एक फीस डिसाइड होती है। जैसे मान लो आप जब इंटरव्यू दोगे ना, हाँ कोर्ट फीस तब टिकट लगी थी ना यार, तब ये टिकट लगी थी, हाँ तब टिकट लगी थी एक, पता नहीं किस डॉक्यूमेंट पे लगी थी टिकट, कोई टिकट लगती है डॉक्यूमेंट पे, स्टाम्प तो जाता है, स्टाम्प पेपर तो हम देते हैं, टिकट लगी थी तो उसमें वो बोलते हैं कि भैया आप ना इतने रुपए की टिकट लगाओगे। अब वो उतने रुपए की टिकट चाहे आप एक एक रुपए की लगाओ, चाहे आप कैसे भी लगाओ, तो जितना अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस होता है ना, उतने रुपए की टिकट लगानी होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अब आगे चले। स्टैम्प और टिकट में डिफरेंस, जैसे जो दो ही डिफरेंस, मतलब सिंपल सा डिफरेंस होता है, अपने नाम बोल देते हैं, वैसे तो दोनों ही स्टैम्प होते हैं, बस अपने देसी भाषा में उसको टिकट बोलने लग गए हैं। जो अपने एफिडेविट देते हैं ना, ऐसे करके एक स्टाम्प बना होता है, यहाँ पर ऐसे कैसे करके कुछ रुपए लिखे होते हैं, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, वो स्टैम्प पेपर है। जो हम छोटी छोटी टिकटें पेस्ट डाल लगाते हैं ना कागज के ऊपर, छोटी छोटी टिकटें, उसको हम बोलते हैं टिकट। ये होती है टिकट। डिफरेंस कुछ नहीं है, ये भी एक तरह का स्टैम्प ही होता है। इसमें भी स्टैम्प, आप इस टिकट को कभी देख लेना, इसमें भी स्टैम्प ही बना होता है। बस इसको हम कौन सी स्टैम्प बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडहेसिव स्टैम्प, चिपकाई हुई स्टैम्प। इसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड, कि भैया इस पे स्टैम्प छपी हुई है। फर्क कुछ नहीं है। ठीक है, लो अब आ जाओ एक क्वेश्चन पे, साथ में लिखना है उसको, ध्यान देना। अभी हमने एक बात पढ़ी कि भाई प्रोसेस फीस को लेकर रूल बनाने की पावर किसके पास है। प्रोसेस फीस को लेकर कितनी फीस लगेगी,
इसको लेकर रूल बनाने की पावर किसके पास है? हमने बोला हाई कोर्ट। किसके पास? हाई कोर्ट। स्टैंप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ये जो अपने ने अभी बात की ना कि भाई आप स्टैंप या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू प्रोसेस फी पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए, कल को एक रूल आ जाए कि भाई अगर आप क्रिमिनल केस के अंदर कोर्ट फीस पे करोगे तो आप कौन से स्टैंप से पे करोगे? जो टिकट होती है उससे। आप सिविल कोर्ट में अगर कोर्ट फीस पे करोगे तो आप कौन सी स्टैंप से पे करोगे? जो स्टैंप पेपर होता है उससे। ऐसा कोई रूल आ जाए तो ये रूल बनाने की पावर किसके पास है? आप अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करोगे कोर्ट फीस का पैसा बैंक के खाते में, तो ऐसा रूल आ जाए फॉर एग्जांपल कि आपको बैंक खाते में कैश जमा कराने होंगे, आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर अपने बैंक से बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा रूल आ जाए, ये रूल बनाने की पावर किसको होगी? तो स्टैंप पेपर को लेकर रूल बनाने की पावर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को रूल बनाने की पावर है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ सकता है। कहां गया? ध्यान देना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां बताया गया है? सेक्शन 1A के अंदर। क्या बताया गया कि दोनों, सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों है इसके अंदर। अगर मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, और अगर मैटर स्टेट गवर्नमेंट का उसके है तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। तो ध्यान देना, प्रोसेस फीस को लेकर रूल बनाने की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट। मान लीजिए समन इश्यू होता है तो कितनी फीस ली जाएगी, अरेस्ट वारंट इश्यू होता है तो कितनी फीस ली जाएगी, फीस कौन कलेक्ट करेगा, फीस कैसे कलेक्ट होगी, ये सब चीजें। स्टाम्प को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को लेकर रूल बनाने की पावर किसके पास है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? इसमें सेक्शन नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट ज्यादा बता रहा हूं ताकि आप लोग को कंसेप्ट को लेकर चीजें क्लियर हो जाए। लो भाई, अब आ जाइए आगे। अपने ने अभी तक क्या पढ़ा? प्रोसेस को लेकर पढ़ा, सेक्शन 20 से 23। फिर हम आ चुके हैं अब किसमें? रिकवरी का मोड कैसे है। रिकवरी का मोड को लेकर अगर लिखना है तो सेक्शन नंबर लिख लो 25 से लेकर जितने भी लास्ट के सेक्शन, आई थिंक अराउंड 35 तक है। ठीक है, देख लेना, सेक्शन 25 से 35। ठीक है, अब आ जाइए, हमने ये पढ़ लिया अभी मोड कैसे होता है, प्रोसेस फीस का रूल लेके बनाने की पावर किसके पास है, आपके स्टैंप वगैरह को रूल बनाने की पावर किसके पास है, ये अपना हो गया। अब आ जाइए आगे की कहानी पे। हमने अभी तक एक बात पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि भाई कौन कौन से ऐसे कागज है जिसपे कोर्ट फीस नहीं पे करनी, उसमें एक और चीज ऐड कर लेना। हालांकि लिखा थोड़ा सा अलग तरीके से गया है, पर फिर भी ऐसे ही पढ़ लेना। नो कोर्ट फीस। पहला, अगर डॉक्यूमेंट अमेंड होता है, डॉक्यूमेंट अमेंडेड, पहले डॉक्यूमेंट फाइल किया, उस पर कोर्ट फीस पे कर दी, बाद में उस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज किया, सर इसमें ये लाइन लिखी हुई है गलत लिखी गई, ऐसा कुछ, तो डॉक्यूमेंट को अमेंड किया गया और फिर अमेंडेड डॉक्यूमेंट चेंज करके डॉक्यूमेंट को दोबारा फाइल किया। फॉर एग्जांपल, मैंने ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया, इसमें मान लो यहाँ एक लाइन लिखी हुई थी, उस लाइन में कोई टाइपिंग एरर हो गया, मैं कहता हूं सर मैं ये डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट करना चाहता हूं, ये टाइपिंग एरर है। कोर्ट कहती है कोई बात नहीं, मुझे ये डॉक्यूमेंट वापस दे दिया जाता है और मैं ये नया डॉक्यूमेंट फाइल कर देता हूं। ये क्या है? अमेंडेड डॉक्यूमेंट। इस पे कोर्ट फीस नहीं होगी। अगर डॉक्यूमेंट अमेंड किया जा रहा है उस पे कोर्ट फीस नहीं होगी। दूसरा, क्रिमिनल केस के अंदर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है। क्रिमिनल केस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट के पास पावर होती है कि वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकती है विदाउट कोर्ट फीस, विदाउट कोर्ट फीस। तो ये और ध्यान रखना, इसमें सेक्शन नंबर नहीं पूछते हैं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है कि भैया ऐसा है
हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्रोसेस फीस को लेकर पढ़ी, फिर हमने बात की भी रिकवरी कैसे होगी, तो रिकवरी को लेकर दो बातें पढ़ी, स्टैम्प, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। स्टैम्प को लेकर रूल बनाने की पावर क्या है, स्टैम्प किन तरीके की होती है, फिर दो डॉक्यूमेंट जिन पर कोर्ट फीस नहीं पे करनी होती है आपको, वो डॉक्यूमेंट अगर अमेंड किया जाता है तो अमेंडेड डॉक्यूमेंट पे दोबारा कोर्ट फीस नहीं पे करनी। दूसरा, क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस के अंदर क्या बात बोली गई है कि भैया अगर आप क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस के अंदर कोर्ट के पास ये इच्छा होती है, मतलब आपने क्रिमिनल केस में कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया और उस डॉक्यूमेंट पे आपकी कोर्ट फीस बनती थी, पर कोर्ट फिर भी एक्सेप्ट कर सकती है। कोर्ट कह सकती है छोड़ो, हमको कोर्ट फीस नहीं चाहिए, आप एक काम करो, हमको डॉक्यूमेंट दो। इसको लेकर कोई भी डाउट? देन रिकवरी ऑफ कोर्ट फीस, सेक्शन 28A क्या है, कोर्ट फीस रिकवर कैसे होगा। ये सेक्शन नंबर ध्यान रख लेना, कैसे रिकवर होगा, एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब कि आपकी जमीन को बेच के भी आपसे ये पैसा लिया जा सकता है। जैसे कि आपने लैंड का टैक्स नहीं पे किया ना, उस तरह से आपसे लिया जा सकता है, तो आपकी जमीन तक बेची जा सकती है इसके लिए, एक चीज। दूसरी बात, छोटी मोटी बातें अब ऐसी हैं, बस दो तीन बातें और हैं। एक, कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी नहीं है टू सेल स्टैम्प पेपर, ठीक है, होता है कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी नहीं है स्टैम्प पेपर को सेल करने की, या फिर वो पर्सन जो नो अथॉरिटी, या फिर वो डिसोबे करता है कोई भी रूल बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टाम्प पेपर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया होता है ना स्टाम्प पेपर को लेकर, उसको वो डिसोबे करता है, तो कितनी पनिशमेंट होगी, कितनी पनिशमेंट होगी, 6 month, फाइन अप टू 500 रुपीज, और बोथ। सेक्शन 34, सेक्शन 34 ध्यान देना एक बार, इसमें एक और बात पढ़ेंगे अपने। हमने अभी तक जो छोटी मोटी बातें चल रही हैं इसके अंदर ध्यान देना। हम लोग जाते हैं ना, मान लो अपने तहसील में जाते हैं, अपने उससे स्टाम्प ले आते हैं, अपने तहसील में जाते हैं, फलाने से टिकट उठा लाते हैं, तो ये लोग सरकार द्वारा ऑथोराइज होते हैं। ऐसे नहीं है कि कल को मैं दुकान खोल के बैठ जाऊं और स्टाम्प पेपर बेच दूं, नहीं, सरकार द्वारा ऑथोराइज होते हैं। तो अगर सरकार ने किसी को ऑथोराइज ही नहीं कर रखा था स्टाम्प पेपर बेचने को और वो स्टाम्प पेपर बेच रहा है, या फिर हमने अभी पढ़ा ना स्टाम्प पेपर को लेकर रूल कौन बनाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और वो उस रूल को डिसोबे करता है, तो कितनी पनिशमेंट होगी, 6 महीने तक की सजा, फाइन अप टू 500 रुपीज, या फिर दोनों। अब यहां पर एक और बात ध्यान रख लेना कि ऑथोराइज कौन करता है, स्टाम्प पेपर को लेकर टू सेल स्टैम्प पेपर, कौन ऑथराइज करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बात कर चुके हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब लास्ट सेक्शन, आई थिंक इसके अलावा और कुछ छोटा मोटा कुछ भी बाकी तो नहीं रह गया, नहीं और कुछ नहीं है। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 35, विच इज अबाउट किसके पास पावर है टू रेमिट कोर्ट फीस। वैसे तो कोर्ट के पास भी है, पर अगर हम बात करें ना, कोर्ट फीस एक्ट क्लियरली किसके बारे में बोलता है, सेक्शन 35 किसके बारे में बात करता है, तो वो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये चीजें कुछ एक छोटी मोटी बातें हैं, ध्यान दे देना। पहला, अपने ने जो भी लास्ट में पढ़ा, फीस कैसे रिकवर होगी, दो तरीके हैं, स्टाम्प या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। स्टाम्प के दो तरीके होते हैं, एडहेसिव या फिर इम्प्रेस्ड। किसके पास पावर है टू मेक रूल एज टू प्रोसेस फीस, हाई कोर्ट। किसके पास पावर है टू मेक रूल एज टू स्टैम्प या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कब कोर्ट फीस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट अमेंडेड है, या फिर क्रिमिनल केस के अंदर जो भी कोर्ट के पास, क्रिमिनल केस में कोर्ट के पास इच्छा होती है, कोर्ट फीस माफ भी कर सकती है। रिकवरी ऑफ कोर्ट फीस कैसे होगी, एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। किसके पास पावर है कि ऑथराइज करना कि स्टैम्प पेपर कौन बेचेगा, ये सब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अगर वो डिसोबे करता है तो मतलब कोई रूल है, या फिर जिसके पास पावर नहीं थी या जो ऑथराइज नहीं था तो सेल स्टैम्प पेपर और सेल करता है, 6 महीने तक की सजा।
किसके पास पावर है टू रेमिट कोर्ट फीस, रेमिट बोल दो, रिड्यूस बोल दो, ये सब चीजें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 100 रुपए बनती थी, आपके 50 रुपए कर दिए या फिर पूरी ही माफ कर दी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता, प्रॉपर सरकार से चलता है सिस्टम। इवन जो स्टैम्प पेपर जो छप के आते हैं वो भी सरकार से आते हैं। मैं घर पे मशीन नहीं लगा सकता स्टैम्प पेपर छापने की, मैं घर पे नहीं मशीन लगा सकता। इवन एक एक चीज का रिकॉर्ड जाता है अब तो, और अब तो बहुत ही इन्होंने रिजिड कर दिया। मतलब अभी थोड़े टाइम पहले मैं एक वो लेने गया था, स्टैम्प लेने गया था, तो अब तो ये इतना तक पूछने लग गए हैं कि आप स्टैम्प किस चीज के लिए ले रहे हो, वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद तुरंत ऑनलाइन चढ़ता है, ऑनलाइन इन द सेंसेस वो बंदा जैसे डिटेल लिखता है मेरी, उसने मेरी डिटेल लिखी, फिर उसके बाद वॉइस नोट शेयर की, उसमें ऑप्शन था वॉइस नोट, जैसे ऐसे था कि भाई कौन लिखा था, कौन ले रहा है, फिर वो वॉइस नोट में लिखता बोलता है भाई गौरव टंडन, ठीक है, किस लिए ले रहे हैं, फलानी चीज के लिए, अच्छा, और मान लीजिए कोई फर्म है तो कौन सी फर्म है, ये है जी, ठीक है, फिर उसके बाद पैसा कैसे पे कर रहे हैं, ऑनलाइन के कैश, एक एक चीज, मतलब तो बहुत इन्होंने वो कर दिया है। हालांकि ठीक है, थोड़ी बहुत ठगी चोरी चलती रहती है, देखो वो तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है हर किसी का, बट अब बहुत रिजिड हो गया, पहले वाली बातें नहीं रही कि पहले तो बहुत ठगी होती थी, असली नकली सब चलता था। हाँ जी, गवर्नमेंट को जाता है, इनका कमीशन होता है, कमीशन होता है, जैसे एक तो गवर्नमेंट इनको कमीशन देती है, गवर्नमेंट कमीशन देती है, और दूसरा होता है कि जैसे आप अपने लेने जाते हैं तो कितने रुपए का दिया था उसने, ऑन एन एवरेज ना मान के चलो कि वो 10-15% तो अपने से ले लेता है, और उतना ही वो सरकार से लेता है, उतना ही वो सरकार से लेता है, आप इतना मान के चलो। तो जितने भी अमाउंट का स्टैंप होता है ना, उसमें ये मान लो कि उस बंदे का 20 से 30% कमीशन होता है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, वैसे तो अपना कोर्ट फीस एक्ट खत्म हो चुका है, बट कल कल नहीं, कल तो संडे है, सॉरी, मंडे को एक छोटी सी क्लास होगी प्रोबेट ऑफ विल को लेकर, एंड देन आपका कोर्ट फीस एक्ट का टेस्ट होगा ऑन वेंसडे। ठीक है, चलिए अब फिर क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू।